हाय मोना। हाय सर। आने दो, और लोग आएंगे। हाँ हाँ। तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं क्या? देखो तो। हाँ दिखते हैं ना सर। ओके। मैं सुनो ना। चलो, विल स्टार्ट। एंड अगर कोई आता है बीच में तो वो ज्वाइन कर लेगा। फाइन। सो वंस अगेन हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स देख रहे हैं। तो ये मैंने कल दिखाया था। अब हम लोग आज क्या देखने वाले हैं वो मैं तुमको बता रहा हूँ। आज हम लोग एक एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट और डिस्प्ले एरे करना, पॉइंटर्स और एरे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स में। पॉइंटर्स और एरे के बारे में अगर तुम्हें मालूम चल गया तो सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आई थिंक सो। ये जो विंडो है वो दिख रही है, कोर्स का फीस वगैरह तुमको मालूम है। तो यहाँ पे पॉइंट अरिथमेटिक और फंक्शन पॉइंटर, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें से कितना कुछ कवर कर सकते हैं, और जो नहीं कवर कर सकते हैं वो फिर हम लोग कल करेंगे। जहाँ से कल से हमारा एक्चुअल जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो सिर्फ आज के लिए एक डेमो लेक्चर है, लास्ट डेमो लेक्चर, जो कि कोई भी अटेंड कर सकता है। ओके। सो ये सब कुछ करने से पहले मैं तुम्हें आज एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सपोज कि अगर if I take you to a site, see, I'll tell you, I'll just share the screen once again. Present. अभी तुम देखोगे तो मैंने ये अमेजोन का चीज़ खोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मोना दिख रहा है अमेजोन का पेज। सर। अब इस अमेजोन के पेज के ऊपर डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ पे यूज़ होता है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ताकि फिर समझ में आता है कि डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसमें से मैं कोई भी एक चीज़ खोल लेता हूँ, कोई कुछ भी खोल सकते हैं हम लोग इसमें से। सो लेट्स से कि हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया और इसको खोला। ठीक है, अब यहाँ पे ये मोबाइल रिचार्ज वगैरह नहीं, ये चीज़ अपने लिए नहीं है। इसके नीचे जाते हैं और यहाँ पे कोई एक गैजेट वाला चीज़ खोलते हैं। नीचे जाके लेट्स से आई ओपन टॉप पिकअप्स, और यहाँ पे अमेज़ॉन ब्रांड कोई एक चीज़ खोल लो। चल, सपोज़ मैं यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर का खोल लेता हूँ।
रेफ्रिजरेटर का खोलने के बाद तुम ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है वहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है कि प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो, कस्टमर रिव्यू, न्यूएस्ट अराइवल, फीचर्ड। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, ये सब के पीछे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ किया हुआ है। अगर मैं प्राइस लो टू हाई बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी तो भी तरह की ये सॉर्टिंग कर रहे हैं और उस सॉर्टिंग के हिसाब से ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आई हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे इतनी बड़ी वेबसाइट जो अमेजोन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी कहाँ पे यूज़ होती है। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें लीनियर मतलब सर्चिंग सॉर्टिंग दोनों चीज़ें आती हैं। तो जब हम लोग एक्चुअली ब्रांड के हिसाब से कुछ सर्च करने के लिए जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मेरे को हेयर ब्रांड दिख रहा है या फिर मुझे LG ब्रांड दिख रहा है, तो जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे सर्च होने आ जाती है, मेरे सामने दिखने लग जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स के अंडर आता है और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि डेटा स्ट्रक्चर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर भी ये यूज़ होता है। अभी हम लोग जाते हैं वापस से अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर और लेट्स से दैट आई एक्चुअली ओपन द व्हाइट बोर्ड फॉर यू नाउ। व्हाइट बोर्ड यूज़ करके हम लोग आगे का चीज़ देखेंगे कि एरेज के बारे में देखेंगे, या फिर डायरेक्टली हम लोग हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हम लोग एरेज के बारे में आज लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे। ओके, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि डिक्लेयर एरे करना। अब ये एरे इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बस इतना समझ लो कि हम लोग बार बार वेरिएबल्स हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें वेरिएबल का मेमोरी मतलब कि वेरिएबल का यूसेज थोड़ा कम करना है और एक ही तरह का डेटा तुम्हारे पास बार बार आ रहा है, तो वहाँ पे तुम्हें एरेज यूज़ करना होता है। ठीक है, इतना समझ लो, एकदम हिंदी में सब कुछ बता रहा हूँ। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई तो तुम मुझे लास्ट में लेक्चर के पूछ सकते हो, बट इतना समझो कि एरेज क्यों यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी रिपीटेटिव काम होने, रिपीटेटिव मतलब कि अगर मुझे रोल नंबर स्टोर करना है मतलब एक क्लास का, तो रोल नंबर सारे रोल नंबर तो इंटीजर वैल्यू होने वाली है, तो मैं अलग अलग वेरिएबल क्यों यूज़ करूँ। रोल नंबर 1 एक अलग वेरिएबल, रोल नंबर 2 एक अलग वेरिएबल, ऐसे करते करते तो एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, तो रोल नंबर 40 तक थोड़ी ना मैं यूज़ करूंगा। इससे अच्छा मैं एक एरे बना देता हूँ, उस एरे का नाम ही रोल नंबर रख देता हूँ और उस एरे के रोल नंबर के अंदर मेरे पास रोल नंबर जो 0 रहेगा वो जीरो बच्चे का रोल नंबर। ऐसे करते करते मैं सारी की सारी चीज़ें मेरे पास स्टोर कर सकता हूँ एक एरे के अंदर। तो उसका मतलब होता है कि हम लोग एरे कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, अभी कैसे यूज़ करना चाहिए वो मैं तुम्हें बताऊंगा। डेटा स्ट्रक्चर के पहले 3 चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। एक जो मैंने तुम्हें कल 2 चीज़ें बताई, एक है तुम्हारा वेरिएबल एंड पॉइंटर्स वाला पार्ट, एक है ये एरेज वाला पार्ट, और सबसे लास्ट वाली चीज़ है स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर्स, एरेज, पॉइंटर्स, वेरिएबल्स ये चीज़ें समझ में आ गई तो डेटा स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे एरेज वाला जो पार्ट है, इसमें ये फर्स्ट वाला जो चीज़ दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पे, इसको बोलते हैं लिस्ट टाइप ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन। अब एरे इनिशियलाइज करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है लिस्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन और दूसरा होता है मेंबर बाय मेंबर इनिशियलाइजेशन। अब ये चीज़ें समझना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तुम कोड देखते हो आगे जाके या फिर कोडिंग करने की कोशिश करते हो तो उसमें कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है कि आपको मेंबर बाय मेंबर ना करके, अगर आपके पास पहले से ही सारी चीज़ें हैं तो आप उसको बार बार मेंबर बाय मेंबर करने की जगह पे आप अपना लिस्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि कब लिस्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन यूज़ करना चाहिए और कब आपको मेंबर बाय मेंबर करना चाहिए। मेंबर बाय मेंबर ऑलमोस्ट हमेशा तब यूज़ करना चाहिए जब तुम्हें यूज़र से कुछ वैल्यूज़ लेनी होती है, तब आप मेंबर बाय मेंबर का यूज़ करो। पर अगर आपके पास पहले से सारी की सारी वैल्यूज़ मालूम है आपको एरेज की, तो आपको लिस्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है, देखो ये एरे डिक्लेयर करने का तरीका होता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा टाइप, एरे का नाम, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसको पैरेंथेसिस हम लोग बोलेंगे, और इक्वल टू या फिर सबस्क्रिप्ट बोल सकते हैं, इक्वल टू, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे जो भी हमें नंबर चाहिए वो। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ नंबर्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि डेटा टाइप मैंने इंट लिखा हुआ है। इंट का मतलब क्या, वो जो डेटा टाइप इंट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपका जो भी एलिमेंट रहेगा उसका जो टाइप रहेगा वो इंटीजर रहेगा। अगर इसकी जगह पे मैं कैर लिख देता तो मुझे सारे के सारे इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैरेक्टर लिखने पड़ते हैं, ना कि मुझे इंटीजर लिखने पड़ते। ठीक है, कोई एरर यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि मैं कैरेक्टर को इंटीजर और इंटीजर को कैरेक्टर में अपने आप जो आपका कंपाइलर है वो कन्वर्ट कर देता है। बट इसी की जगह पे अगर मैं कुछ और लिखता, जैसे कि डबल लिखता, सपोज करो DOUBLE डबल लिखता, और मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता हूँ, फिर बाद में जाके मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ये 1.0 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग चल रही है इसकी। तो यहाँ पे हम लोग इनका इंट ही रखते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे इसको बोलते हैं लिस्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन। और जो सेकेंड लाइन लिखी हुई है यहाँ पे उसको बोलते हैं मेंबर बाय मेंबर इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर की हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं पहले ही एरे और उसके बाद हम लोग उसको वन बाय वन यहाँ पे उसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंबर बाय मेंबर इनिशियलाइजेशन। दोनों में फ़र्क बस इतना ही है कि यहाँ मेमोरी उतनी ही मिलती है दोनों में, यहाँ पे भी उतनी मेमोरी उसको मिली है क्योंकि हमने 3 वेरिएबल 3 के लिए जगह ली के रखी हुई है, और यहाँ पे हम लोगों ने कोई जगह नहीं ली हुई है पर दिए सिर्फ 3 वेरिएबल है इसके अंदर, सॉरी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो दोनों का साइज सेम रहने वाला है, तो हम दोनों का साइज प्रिंट करके देखेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस एक चीज़ समझो, दोनों में एक फ़र्क इतना रहता है कि आप 3 से ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डाल सकते। अगर मैंने यहाँ पे BRR ऑफ 4 लिखा और इक्वल टू 56 लिखा और सेमीकोलन दिया, ठीक है, अब यहाँ पे मैं रन करने जाऊंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। कैसे एरर आएगा, हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे GCC ARR एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रन करते वक्त देखना क्या चीज आती है, या फिर गार्बेज वैल्यू आएगी या तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। देखते हैं क्या आती है, ठीक है, या फिर क्या हमारा चीज उसको error exe। ओके, थोड़ा स्लो चल रहा है ये। a.exe और एंटर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो printf करेंगे और %d करते हैं और यहाँ पे हम BRR ऑफ 4 प्रिंट करके कोशिश करते हैं देखने की कि हमारे सामने क्या आता है। ठीक है, कंट्रोल S करो, यहाँ पे जाओ, CLS करो और यहाँ पे जाने के बाद इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद एक बार फिर से इसको रन करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 56 अभी दिखा रहा है, बट हमारे पास वैल्यू नहीं है कोई भी, 4th नंबर पे कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अभी मेरा रैम खाली है इसलिए 56 जगह पे वो गया हुआ है इसलिए दिखा रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि 56 की इस जगह पे कुछ ना कुछ हो या कुछ भी ना हो, ऐसा कोई हमारे पास जगह ही नहीं है। मतलब कि आप समझ रहे हो, यहाँ पे हमारे पास क्यों 56 दिखा रहा है ये, अगली बार हम लोग कुछ कर सकते हैं तो कुछ और भी दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ बताना इतना है तुम लोगों की, मेरे पास 3 वेरिएबल की जगह है जो कि हम 0 से लेके 2 तक बात करेंगे। 3, 4, 5 ये चीज़ें हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आपको सी प्रोग्रामिंग एरर नहीं देगा, बट कोई भी वैल्यू दे सकता है। फिलहाल के लिए जो 56 मैंने यहाँ लिखी है वो वही दे रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई भी दूसरी चीज़ नहीं होगी इसलिए। ओके, पीछे का रीज़न भी मैं तुमको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है करके। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मेंबर बाय मेंबर इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज लिस्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन। इतना हमको समझ गया। अभी नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है, ये 2 चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है कि हम लोग मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं एक एरे को। ओके, अभी प्रिंट करना हमने देख लिया, यहाँ पे प्रिंट कैसे कर सकते हैं करके। अगर तुम्हें वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, आप एक काम करते हैं, यहाँ पे एक scanf वाला लिखते हैं, एक printf लिखते हैं और हम लोग जानबूझ के सिर्फ ट्राई करने के लिए यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंटर द वैल्यू फॉर BRR ऑफ 4, ऐसे ही देखने के लिए कि क्या हम BRR ऑफ 4 की जगह के भी वैल्यू ले सकते हैं या नहीं ले सकते करके। $BRR, ठीक है, BRR और यहाँ पे हम लोग देंगे 4 और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। और उसके बाद हम यूज़र से scanf करेंगे ये वैल्यू, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे हम लोग scanf करते हैं पहले और यहाँ पे %d बोल के एम्परसेंट BRR of 4, this is not the value, I'll just say this much, and over here I want to print the value like this, so give a semicolon and that's it. Let's run this program, let's see what output do we get over here. तो ये हमने ये किया, कंपाइल किया इसे,
कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं आया और हम उसको .exe करते हैं, एंटर द वैल्यू बोलता है 456। और अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आया। मैंने तो 456 यहाँ पे लिया है वैल्यू, और मैं यहाँ पे BRR4 की जगह पे वैल्यू डालने की कोशिश भी कर रहा था, बट यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। यहाँ पे एंटर द वैल्यू की जगह पे द वैल्यू ऑफ मुझे ऐसे प्रिंट करना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे वापस से इसको चेंज कर देता हूँ, द वैल्यू फॉर BRR4, और यहाँ पे BRR4 मैंने दिया हुआ है। तो इसके सामने तो कोई वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब कि जो मैं तुम्हें बताना चाहता था वो यहाँ पे प्रूव होता है कि BRR4 की जगह पे कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो जो चीज़ है वो मेरे लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। अब जो नेक्स्ट पार्ट है मॉडिफाई एन एरे करके, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मॉडिफाई एन एरे मतलब क्या, कि अगर एक एरे पूरा का पूरा है और वो मुझे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करना है मतलब क्या, कि उसके अंदर के उसके बीच में की कोई वैल्यू चेंज करनी है या उसके बाद की वैल्यू चेंज करनी है, तो वो कैसे करेंगे। अब ये पूरा एरे मुझे पास, ये फर्स्ट वाला एरे ले लेते हैं, देखो ARR वाला। इसमें अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार मैंने अगर यहाँ पे उसको मेमोरी दे दी कि 3 चीज़ें उसमें ऐड कर दी, तो अब ये 3 की 3 ही चीज़ें उसमें रहेगी। इसके आगे मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, इसके पीछे में कुछ ऐड नहीं कर सकता, पर इसके अंदर जो है उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे, अभी एक हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर लूप लिखते हैं। ये चीज़ जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी ये चीज़ हमें समझ गई है, तो मैं यहाँ से ये चीज़ हटा के फॉर लूप लिखता हूँ। और फॉर के अंदर देखो, यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे इंट ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये C प्रोग्रामिंग है, तो मुझे इंट I लिख देता हूँ यहाँ पे, और बंद कर दो इसे। और यहाँ पे मैं I इक्वल टू 0, I लेस दैन, मेरे पास 3 है वो, इसलिए 3 लिख देते हैं यहाँ पे, और I प्लस प्लस करेंगे, कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम printf करेंगे, printf ARR ऑफ %d में लिख सकता हूँ यहाँ पे, कॉमा I, कॉमा, और मुझे एक्चुअली प्रिंट भी करना है कि वैल्यू क्या है करके, इसलिए मैं और एक %d यहाँ पे दे सकता हूँ, और कॉमा यहाँ पे देख के मैं ARR ऑफ I लिख दूंगा। ठीक है, और मैं इसको सेमीकोलन देके खत्म करता हूँ। इतना करने के बाद जो भी मेरी वैल्यूज है इस ARR के अंदर, वो सारी की सारी मेरे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसको कंट्रोल S करते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं, इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। सो लेट्स डू द सेम थिंग लाइक CLS, और यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ और इसको अब एक बार रन कर देता हूँ। रन करने के बाद तुम देखोगे कि यहाँ पे मुझे वैल्यूज तो मिल चुकी है जो मुझे वैल्यूज चाहिए थी, बट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं उसको /n देके नए चीज पे मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ। तो इसको हटा देते हैं हम लोग, कंट्रोल S करो, CLS करो, सो ARR ऑफ I लिखा हुआ है वहाँ पे, कंपाइल करते हैं वापस से, और इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद आपने देखा यहाँ पे कि ये मुझे वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। अब मॉडिफाई करनी है वैल्यूज मतलब क्या, मॉडिफाई करनी है वैल्यूज मतलब ये कि मैं उस एरे के अंदर की कोई तो वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। तो कितना आसान है, देखो एरे चेंज, वैल्यू चेंज करना। ARR ऑफ 1 को मैं 99 बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, इतना याद रखो कि कभी भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम ARR ऑफ I लिखते हैं या फिर ARR ऑफ 1 लिखते हैं, तो वो एज अ कंटेनर काम करता है, मतलब कि वो अपने अंदर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। और जब हम उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं तो उसके अंदर की वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है, तो वापस एक बार समझते हैं, अगर हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे L वैल्यू एज L वैल्यू लिखते हैं उसे, तो ARR ऑफ I या फिर ARR 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो एज अ कंटेनर काम करता है, मतलब कि मैं 99 ARR ऑफ 1 की जगह पे डालना चाहता हूँ। और जब मैं उसको इक्वल टू के राइट साइड में लिखता हूँ तो उसका मतलब ये रहता है कि सॉरी, कि मैं उसके अंदर की वैल्यू निकाल के लेना चाहता हूँ। ठीक है, वो भी मैं तुमको चीज़ दिखा देता हूँ थोड़ी देर के बाद। पर यहाँ पे मैंने ARR ऑफ I 1 इक्वल टू 99 लिखा, और उसके बाद मैं वापस से पूरा का पूरा एरे प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट किया। अब देखो यहाँ पे 2 बार चीज़ें हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, तो
तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ बोल के कि आफ्टर मॉडिफिकेशन। सो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और /n 2 बार लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर मॉडिफिकेशन, ये हो गया मेरा आफ्टर मॉडिफिकेशन। आफ्टर मॉडिफिकेशन मुझे ARR सारे एरे के वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है इसलिए एरर दिखा रहा था, इसको हम लोग CLS करके वापस हटा देते हैं। ओ माय गॉड, CLS, और यहाँ पे इसको ये कंपाइल करते हैं और इसको हम लोग रन करते हैं। ये मैंने रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले जो वैल्यू थी ARR 0 से लेके ARR 1 ARR 2 की, तो 1 2 3 थी। बाद में मॉडिफिकेशन के बाद बीच का वैल्यू जो है, जो ARR 1 का वैल्यू है, वो 99 बन गया। अभी इसके बाद जो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, राइट हैंड साइड हम लिखते हैं, उसका मतलब क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, इसी को हम लोग क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि देखो यहाँ पे ध्यान दो, इस BRR ऑफ 2 की वैल्यू में 33 कर दिया, 34 कर देता हूँ यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ARR एरे है, मतलब कि ये जो ARR ऑफ 3 जो है, उसमें मैं डालना चाहता हूँ BRR ऑफ 3। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे ARR ऑफ 3 लिखा है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, BRR 3 लिखा हुआ है इक्वल टू के राइट हैंड साइड। तो इससे मतलब क्या होता है कि ये जो BRR ऑफ 3 लिखा है जो राइट हैंड साइड में, उसमें से वैल्यू आने वाली है, और ARR ऑफ 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसके अंदर वैल्यू जाने वाली है। ठीक है, सो ये तुम्हारी R वैल्यू, ये तुम्हारी L वैल्यू, और ये तुम्हारी R वैल्यू, ये चीज़ ऐसी होती है। अब इसके बाद हम लोग वापस से अगर प्रिंट करने की कोशिश करें हमारा एरे पूरा का पूरा, तो देखो यहाँ पे आफ्टर मॉडिफिकेशन में लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ यहाँ पे ओके। और फिर अब मुझे क्या मिलेगा, जो लास्ट वाला ARR 3 है वो भी चेंज हो जाएगा मेरा, और वो 34 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे वापस से जाके CLS कंपाइल कर लेते हैं एक बार प्रोग्राम। नीचे देखो, यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे उसको ये करता हूँ। तो आप देखो कि सबसे पहले वैल्यू 1 2 3 थी, उसके बाद फिर मेरी वैल्यू यहाँ पे 993 हो गई, और फिर लास्ट में वैल्यू, ओ माय गॉड, लास्ट में वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लिखा है। 3 नहीं लिखना था हमें, यहाँ पे 2 लिखना है, और यहाँ पे भी 2 लिखना है, क्योंकि हमारा जो एरे है वो है हमारा 3 का। सो अपने पास इंडेक्स नंबर 0 1 2 तक ही रहेगा। तो हमने ये गलती कर दी यहाँ पे। कंट्रोल S करो। अच्छा है कि आपके सामने सारी गलतियाँ हो रही है, ताकि आपको समझ में आए कि अगर इंडेक्स नंबर के आगे जाते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं रहता, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको CLS कर देते हैं, एक बार वापस से कंपाइल करते हैं, और एक बार वापस से रन करते हैं। तो ये रन करने के बाद आप देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया, और लास्ट वाला जो चीज़ है ARR ऑफ 2 वो 34 हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ तक अभी हमारा खत्म हो गया सब कुछ। अभी मैं सिर्फ एक चीज़ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कैसे करना है और वो डिस्प्ले कैसे करना है। इतना खत्म करने के बाद अपना एरेज जो है यहाँ पे, उसका जो बेसिक होता है एरेज का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तब तक मोना कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझे। ये तो बहुत बेसिक था, पर तो भी किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है यहाँ पे। कोई क्वेश्चन? हेलो? नहीं सर। ओके, ठीक है, सुनाई दिया अभी मेरे को। थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है, नेक्स्ट वाले इस पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला इस चीज इज लाइक आई हैव टू एक्सेप्ट एन एरे एंड डिस्प्ले द एरे। ठीक है, तो कितना आसान है। देखो अभी मैंने यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे यूज किया था, वही वैसा ही फॉर लूप हम लोग वापस से आगे यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम लिखते हैं, एक नया प्रोग्राम यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यू फाइल, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले एरे डॉट सी नाम का एक प्रोग्राम लिखते हैं, एंटर मारते हैं। यहाँ पे वो बनेगा 2 मिनट के लिए, ये बन गया यहाँ पे। अभी पूरा प्रोग्राम मैं तुम्हारे सामने लिखने वाला हूँ, तो नहीं समझ में आया तो मुझे बाद में, जैसे अपना ये खत्म हो जाता है डेमो लेक्चर, उसके बाद मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जाते हैं #include stdio.h,
यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, void main के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं 5 नंबर्स का। तो यहाँ पे मैं एक एरे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, एरे कैरेक्टर का लेते हैं। चलो कैर का एरे लेते हैं और उसको नाम ARR ही देंगे। और ये सपोज एरे है 5 एलिमेंट्स का, 5 एलिमेंट्स का एरे लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग उसको यूजर से एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए जिससे कि हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 0th जो भी जौन से भी इंडेक्स नंबर पे हमें डालना है वो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया। अब ये वेरिएबल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा और बोलूंगा कि यूजर प्लीज एंटर द एरे वैल्यूज। इतना मैं बोल के ये मेरे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। अब ये होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यूजर को इतने अच्छे से दिखाना है कि भाई अभी तू पहली वैल्यू डाल, दूसरी वैल्यू डाल, तीसरी वैल्यू डाल, 5वीं वैल्यू डाल, ऐसे कुछ दिखाना है। तो देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ, फॉर इंट आई, इंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर इंट लिखा हुआ है तो i इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे 5 इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 5 एलिमेंट है, एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 4 पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया i++ लिखा मैंने। नीचे आया मैं इसके अंदर, और इसके अंदर आने के बाद मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा जिससे कि बहुत आसानी हो यूजर को समझने के लिए कि कौन सा नंबर डालना है कौन सा नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर द वैल्यू और एंटर द वैल्यू फॉर %d एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, लाइक दैट। ठीक है, तो एलिमेंट ऐसे करके यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, i+1 लिखूंगा। i+1 क्यों लिखूंगा कि नॉर्मल आदमी जो मेरा यूजर है उसको नहीं समझ में आएगा कि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है या 1 से स्टार्ट होता है, वो तो हमारे लिए। यूजर को कैसे लिखना चाहिए, एंटर द वैल्यू फॉर फर्स्ट एलिमेंट, एंटर द वैल्यू फॉर सेकेंड एलिमेंट। तो ये जो %d मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो %d लिखा हुआ है वो %d काम करेगा इस i+1 के साथ। i की वैल्यू अभी 0 है तो फर्स्ट टाइम वो i+1 प्रिंट करेगा, तो मतलब 1 प्रिंट करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब इसको सेमीकोलन दूंगा मैं, नीचे आऊँगा। अब मुझे स्कैनफ करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है, तो स्कैनफ करते हैं यहाँ पे। और वैल्यू मुझे कैरेक्टर फॉर्म में यूजर से लेनी है, इसलिए मैं यहाँ पे %c लिखूंगा और कॉमा $ARR ऑफ i। अब ARR ऑफ i क्यों लिखा है तुम जानते हो, कल मैंने बताया था कि स्कैनफ के अंदर हम लोग एड्रेस इसलिए यूज करते हैं, एम्परसेंड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उस एड्रेस के ऊपर यूजर की जो वैल्यू आई है वो जाके गिरने वाली है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद ये फॉर लूप मेरे का, एक्चुअली इस फॉर लूप का काम खत्म हो गया। यहाँ पे ये फॉर लूप सिर्फ और सिर्फ यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वैल्यू टू एक्सेप्ट, और कैन से कोड टू एक्सेप्ट एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अब एरे एलिमेंट्स तो मैंने यूजर से ले लिए, अब इनको मुझे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है तो ये सारे के सारे अभी एक लाइन में प्रिंट होने चाहिए, अलग अलग लाइन पे नहीं प्रिंट होने चाहिए। तो फॉर लूप सेम रहेगा और मैं उस आई को वापस से यूज भी कर सकता हूँ। तो मैं i इक्वल टू 0 लिखूंगा और सेम चीज लिखूंगा i लेस देन 5 और i++। इतना मैंने लिख दिया। अब मैं इसके अंदर आता हूँ वापस से, और अंदर आने के बाद देखो अभी यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ लिख रहा हूँ मैं, सिंपल प्रिंटफ। और सबसे पहले यहाँ पे एक बाहर प्रिंटफ लिखूंगा जिससे कि मैं बता सकूं कि मैं वैल्यूज जो है प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द वैल्यूज, एक और स्लैश ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा वो, द वैल्यूज विच you entered are as follows। ओके, और इसके आगे सारी चीज़ें प्रिंट होगी। तो इसके आगे अगर सारी चीज़ें प्रिंट होगी तो यहाँ पे हम लोग printf लिखेंगे सिर्फ, और इसके अंदर देखो क्या कर रहा हूँ मैं, %c लिख रहा हूँ और उसके बाद /t लिख रहा हूँ ताकि पहले मेरा जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो और उसके बाद एक छोटी सी स्पेस आए और उसके बाद दूसरा कैरेक्टर प्रिंट हो। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ARR ऑफ i। तो इतना जो कोड मैंने लिखा हुआ है वो चीज़ किस चीज़ के लिए है, ये जो फॉर लूप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज टू
कोड टू डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स, दैट्स इट। ठीक है, ये जो कोड लिखा हुआ है वो है एरे एलिमेंट्स डिस्प्ले करने के लिए। इतना छोटा सा कोड है सिर्फ एरे एक्सेप्ट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। ये बेसिक चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं डेटा स्ट्रक्चर डीप में तुम्हें बताऊंगा तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें मैं नहीं बढ़ा सकता तुम लोग को, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, और इतना बेस तो तुम्हारा क्लियर होना ही चाहिए कि एरेज क्या होता है, एक्सेप्ट कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने कंपाइल कर दी, सॉरी यहाँ पे सेव कर दी। इसको कंपाइल करते हैं, नया प्रोग्राम है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे करते हैं, इसे कंपाइल कर लेते हैं और अपना a.exe जो फाइल है उसको हम लोग रन करते हैं। अब यहाँ पे उसने बोला है यूजर एंटर द एरे वैल्यूज। ठीक है, अब ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, तो इसको हम लोग ये कर देते हैं। यहाँ पे एक /n वापस से चाहिए था, तो ये /n यहाँ पे मैं भूल गया। दिस शुड लुक गुड, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट रन करते वक्त। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पे इसको CLS कर लेते हैं, उसको थोड़ा बड़ा करते हैं इस बार ताकि तुम्हें आउटपुट ठीक से दिखे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको कंपाइल करेंगे, ये कंपाइल कर लिया, ये इसको हम लोगों ने रन कर लिया। अब यूजर एंटर द वैल्यूज, अभी वैल्यूज एंटर करते हैं। अभी वैल्यू एंटर करने के लिए देखो यहाँ पे इस बार हम लोगों ने कैरेक्टर एरे लिया है, तो 1 2 3 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम A, फिर ओह माय गॉड, अभी ये जो चीज़ तुम्हारे सामने आई है, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ तुम्हारे सामने आई है यहाँ पे, ये पिछली बार भी आई थी जब मैं एक बार क्या बोलते हैं क्लास में पढ़ा रहा था। तो उस टाइम पे हम लोग जब कैर सी लेते हैं तो इसकी वजह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कैर सी और लेना पड़ेगा जिससे कि वो चीज़ें ऐसे ना करे हमारे लिए। तो हम लोग इसको CLS कर लेते हैं और इसको कंपाइल करते हैं वापस से और इसको हम लोग रन करते हैं वापस से। तो अब मैं A डालूंगा, फिर मैं B डालूंगा, फिर मैं C डालूंगा, फिर मैं D डालता हूँ और मैं G डालता हूँ। और आप देखोगे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं A B C D G करके। ठीक है, सो अब ये 2% C क्यों डाले हैं, इसका एक आंसर जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी पूरा टाइम चला जाएगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि 2 बार % से यहाँ पे क्यों यूज़ किया हुआ है और क्या रीज़न है कि scanf जब हम लोग लूप के अंदर %C या फिर कोई दूसरा स्ट्रिंग यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो क्या गड़बड़ होती है, उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। पर फिलहाल के लिए तुम्हें आंसर मिल चुका है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो और एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दो तो तुम्हारा एरर निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली एक्सेप्ट योर एरे। अभी देखिए यहाँ पे ये वाला जिस चीज़ है एक्सेप्ट करने वाले कोड से आया हुआ है और ये जितना लिखा हुआ है वो डिस्प्ले करने वाले कोड से आया हुआ है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो चुका है कि जिसके अंदर कि हम लोग एरे एक्सेप्ट और डिस्प्ले करने वाले थे। अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ आगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें कवर होने के बाद डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पॉइंटर्स वाला पार्ट। अभी जो पॉइंटर्स वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग क्या बताने वाले हैं, जो चीज़ अगर कुछ बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आए हुए थे तो उनको मालूम हुआ कि मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ाया हुआ है पॉइंटर्स का। और अगर आपको एरेज के ऊपर कोई भी या यूजिंग पॉइंटर्स कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे एरेज यूज़ करना पड़ता है, तो ही उसका इफेक्ट दिखता है, नहीं तो उसका कोई इफेक्ट दिखने नहीं वाला। ऐसे तो मुंह उठा के कोई भी 2 पॉइंटर्स को ऐड नहीं कर सकते, कोई मीनिंग नहीं होता उसका। या फिर वैसे तो आप ऐड कर ही नहीं सकते, वैसे आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ऐड और मे बी मल्टीप्लाई 2 पॉइंटर्स व्हेन दे आर पॉइंटिंग टू एन एरे एलिमेंट और एनी ऑफ द एरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो चीज़ तो हो गई। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज़ को हटाते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, इसको CLS करके हटा दो और हम लोग एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। जो नया प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग उसको हम लोग नाम देंगे पॉइंटर्स एंड एरेज .c। देखो अभी मज़ेदार चीज़ें देखो, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक्चुअली मज़ेदार चीज़ें। अब वही चीज़ हैश इंक्लूड stdio.h, ये हो गया। void main लिख लो। अब तुम्हें मालूम है कि एरे डिक्लेयर करने के 2 तरीके होते हैं करके, तो अब मुझे वापस से सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं int arr करके एक एरे ले लेता हूँ और उसको मैं लिस्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन के थ्रू डिक्लेयर कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ उसमें 124, 56, 32 और 34
50, 45 लाइक दैट। ओके, 5 वैल्यू मैंने इसके अंदर ले ली और एक सेमीकोलन मुझे इसके बाद देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये कर लिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूँ। पॉइंटर्स ने हमने कल देखा था पॉइंटर्स क्या होता है करके, तो अगर नहीं है तो फिर वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इंट स्टार p मैंने किया इक्वल टू ARR लिखा तो भी बहुत हो गया, एम्परसेंड ARR लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग देखते हैं अभी ये जो इतना जो मैंने चीज लिखा हुआ है, एक काम करते हैं printf स्टार p करके देखते हैं क्या होता है करके। ठीक है, अभी चीज क्या की है मैंने, वो तुम्हें समझा देता हूँ। इसमें मैंने एक एरे बनाया है जिसको मैंने लिस्ट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन के थ्रू इनिशियलाइज किया हुआ है। फिर मैंने एक पॉइंटर बनाया है और उस पॉइंटर को मैंने एड्रेस दिया है ARR का। आप बोलोगे सर एम्परसेंड ARR क्यों नहीं लिखा? आप जब एक नाम लेते हो, अभी यहाँ जो ARR है वो मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे उसका नाम सीधा डाल दिया तो उसका एड्रेस ही मुझे मिल जाता है। यही चीज़ आपके स्ट्रक्चर के साथ भी होती है। अगर आप स्ट्रक्चर को भी कहीं पे करते हैं, नाम लेते हो तो उसका एड्रेस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे ARR जो मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ ARR जब मैं बोलता हूँ जो कि एक एरे का नाम है, तो मुझे उसका एड्रेस मिल जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि सच में मुझे उसका एड्रेस मिला है या नहीं मिला है करके। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू से प्रिंट f वैल्यू ऑफ ARR। जब मैं सिर्फ वैल्यू ऑफ ARR प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो %d लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे /n मारेंगे, और यहाँ पे हम लोग कॉमा दे के ARR लिख देते हैं। और स्टार p, ये जो p के अंदर वैल्यू क्या स्टोर की हुई है वो भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको प्रिंट करते हैं तो वैल्यू ऑफ p लिखेंगे और यहाँ पे p वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इन स्टार p इक्वल टू ARR मतलब p के अंदर मैंने कुछ डाला हुआ है। स्टार p जब हम लोग करेंगे तो वो तो जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर है उसके एड्रेस पे क्या चीज़ है वो ला के देगा तुम्हें, तो उससे अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। इतना मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं और GCC बोल के पॉइंटर एंड एरेज डॉट सी करके जो चीज़ मेरे सामने आया है यहाँ पे, उसको मैं कंपाइल करता हूँ और उसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देखोगे दोनों के एड्रेस सेम आए हैं मेरे पास। इसका मतलब कि मैंने सही बोला था कि ARR जब आप नाम लेते हो तो आपको एड्रेस, मतलब क्या एड्रेस, कौन सा एड्रेस मिलता है, जहां से आपका एरे स्टार्ट हुआ है वो एड्रेस आपको मिलता है। मेमोरी के अंदर जहां से आपको एरे को मेमोरी मिलना स्टार्ट हुआ है वो एड्रेस आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और वही एड्रेस मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अब इसके नीचे अगर तुम्हें सच्ची में मानना है कि आप चलो ठीक है वहां से तुम्हारा एरे स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर मैंने स्टार p बोला तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 1। ठीक है, एक काम करते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आना चाहिए इसलिए 99 कर देते हैं। तो 99 किया तो अभी मैं स्टार p करूंगा तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 99 करके। तो यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, वैल्यू ऑफ स्टार p क्या आती है वो देखने के लिए मैं यहाँ पे इसको स्टार p लगा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S करो, यहाँ पे जाके CLS एंड कंपाइल एंड लेट्स रन दिस अगेन, एंड आप देखोगे यहाँ पे वाह 99 वैल्यू मिल गया मुझे। तो इसका मतलब ये है कि p के अंदर आपका एड्रेस स्टोर्ड है एरे का। और दूसरा चीज ये है कि अगर एरे का फर्स्ट एड्रेस उसके अंदर स्टोर्ड है और जब मैं स्टार p करता हूं तो फर्स्ट एड्रेस के ऊपर स्टार लगाने के बाद इस फर्स्ट एड्रेस पे 99 वैल्यू स्टोर्ड है। फर्स्ट एड्रेस मतलब क्या, अगर तुम्हें सच बात बताऊं तो ये जो चीज है वो कुछ ऐसी है, मतलब कि ARR ऑफ 0 पे आपका 99 स्टोर्ड है, वैसे ही ARR ऑफ 1 पे आपका 24 स्टोर्ड है। इसलिए ARR ऑफ 0 पे क्या स्टोर्ड है वो स्टार p करने से मुझे मिलता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे ARR ऑफ 0 भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ARR ऑफ 0 की वैल्यू क्या आती है, ARR ऑफ 0 की वैल्यू भी 99 ही आनी चाहिए। तो मतलब कि हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है कि हमारे पास जो भी आ रहा है वो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर से ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल S करेंगे, यहाँ पे जाते हैं CLS करेंगे और कंपाइल करके हम इसको वापस से रन करेंगे। सो यू कैन सी दैट इसका भी वैल्यू 99, इसका भी वैल्यू 99, तो मतलब कि वी आर सेफ नाउ। और जो भी चीज़ मेरे पास आ रही है फर्स्ट ब्लॉक में से आ रही है।
अब एक काम करते हैं, अभी अरिथमेटिक देखना ही है हमें कि हम लोग कैसे चीज़ें काम करती है करके। पॉइंटर अरिथमेटिक मतलब ये रहता है कि पॉइंटर यूज करके और एरे को छेड़े बिना, मतलब कि एरे को मुझे हाथ भी नहीं लगाना है फिलहाल के लिए एक्चुअल इसको, और मैं आगे पीछे एरे को ट्रैवर्स करना चाहता हूँ आगे पीछे, और उसके अंदर की वैल्यूज निकाल के लेके आना चाहता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इन सब से अलग थोड़ा सा नीचे n करके, और अभी यहाँ पे मैं देखो क्या करने वाला हूँ, मेरा जो पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है बेस एड्रेस को एरे का, उसको मैं 2 से आगे लेके जाऊंगा। 2 से आगे लेके जाऊंगा मतलब क्या, कि जहाँ पे 56 पड़ा हुआ है, जहाँ पे 56 पड़ा हुआ है वहाँ पे उसको मैं पॉइंट कराऊंगा। कैसे पॉइंट कराऊंगा, देखो यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, वैल्यू ऑफ एरे इंडेक्स 2, मतलब कि 99 है 0 पे, 24 है 1 पे, 56 है 2 पे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ एरे इंडेक्स 2 यूजिंग पॉइंटर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे पॉइंटर लिखा है मैंने, पॉइंटर p। तो यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार, और यहाँ पे बोलूंगा मैं p+2। p+2 जैसे ही मैंने बोला तो इसका मतलब क्या है, p अभी कहाँ पे है, p अभी है मेरे बेस एड्रेस पे। मान के चलते हैं मेरा बेस एड्रेस है 100। ओके, यहाँ पे मैं कुछ करके दिखाने वाला हूँ आपको, पे अटेंशन। देखो इसको नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे मेरा जो बेस एड्रेस है वो समझ के चलो कि है 100। ओके, अभी 100 पे मैं हूँ और मैं जाना चाहता हूँ 2 स्टेप आगे, इसका मतलब कि मैं +2 जाना चाहता हूँ। तो +2 जाने के लिए होता क्या है कि आप डायरेक्टली +2 नहीं करते, या कंपाइलर डायरेक्टली +2 नहीं करता है। इस 2 को वो मल्टीप्लाई करता है आपका जो डेटा टाइप है, मतलब यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो उस इंटीजर के साइज से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ डेटा टाइप। तो यहाँ पे साइज ऑफ डेटा टाइप कितना हो गया, 4 इंटू 2 8। तो पूरा का पूरा आंसर कितना आएगा आपके पास, आपके पास आंसर आएगा 100 + 8 विच इज इक्वल टू 108। अब 108 मेरे पास आया है, इसका मतलब यह है कि मैं था 100 पे। नेक्स्ट वाला 4 ब्लॉक छोड़ के जाऊंगा तो मैं बचूंगा 104 पे, और नेक्स्ट आगे 2 ब्लॉक जाऊंगा तो मेरा आ जाऊंगा 108 पे। तो हम लोग एकदम सही आ रहे हैं। तो 108 है वो जगह जहां पे मेरा P अभी है, ठीक है, जो कि सिर्फ झांक रहा है, वहां पे गया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ बोला है p+2, और वो p+2 मैंने वापस से असाइन नहीं किया कहीं पे, या फिर p में वापस से असाइन नहीं किया। अगर मैं p में वापस से असाइन करता तो p यहाँ पे एक्चुअली फिजिकली पहुंच जाता, बट यहाँ पे p सिर्फ झांक के देख रहा है कि मेरे आगे के 2 ब्लॉक में क्या है, वहाँ की वैल्यूज उठा के लाना तो जरा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको रन करता हूँ और मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए 56। अगर वैल्यू मिलती है 56 तो वी आर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हम लोग Ctrl+S करते हैं इसे, और यहाँ पे जाके CLS एक बार हटा देते हैं सब कुछ, और कंपाइल करके हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने रन किया, एंड यू कैन सी कि वैल्यू मुझे यहाँ पे 56 मिल गई, ठीक है। तो ये पॉइंटर अरिथमेटिक होता है। इसको बोला जाता है कि हम लोग एक पॉइंटर के साथ एक कांस्टेंट को जब ऐड करते हैं तो ये चीज़ कैसे काम करती है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, कि कोई भी कांस्टेंट अगर आप एक पॉइंटर के साथ जोड़ते हो, जब एक वो पॉइंटर एरे को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है उसके साइज ऑफ डेटा टाइप से, ठीक है। और वही चीज़ होती है जब आप -2 करते हो। तो अगर आप देखो फिलहाल के लिए तो मेरा पॉइंटर जो है वो सिर्फ झांक के आया है, तो आप बोलना चाहते सर झांक के आया है तो मुझे वापस से दिखाओ, p की वैल्यू वापस प्रिंट करके दिखाओ। तो यहाँ पे अगर मैं *p वापस से करूंगा तो मुझे 99 ही मिलेगा, क्योंकि वो मैं पूरी तरह उसको आगे नहीं लेके गया हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको वापस से प्रिंट करता हूँ /value of *p। अगर सिर्फ मैं वैल्यू ऑफ *p प्रिंट करने जाऊँगा, Ctrl+S करते हैं, यहाँ पे जाते हैं CLS करेंगे और कंपाइल करके उसको वापस से रन करते हैं। तो आप देखो कि वापस वैल्यू 99 आया है मेरे पास, क्योंकि मैंने ये p+2 को सिर्फ क्या किया था, आगे झांकने के लिए बोला था, ना कि पूरा का पूरा आगे बढ़ने के लिए। अब आप बोलोगे सर मुझे आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर बेटा आपको आगे बढ़ाना है तो आपको फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, p = p+2 ऐसे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आप p में 2 ऐड कर रहे हो और वापस से वो चीज़ p को असाइन कर रहे हो, मतलब कि p अभी एक्चुअली 56 पे आ चुका है। और इसके बाद जब आप यहाँ पे p+ ओनली *p करेंगे
तो आप कभी भी जितनी बार भी स्टार पी करेंगे उतनी बार आपको वैल्यू 56 ही मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो यहाँ पे अभी वैल्यू आपको 56 हमेशा दोनों बार 56 मिलेगा। पिछली बार क्यों नहीं मिला था? क्योंकि हम लोगों ने ये लाइन नहीं लिखी थी जिसमें कि हम लोग परमानेंट चेंज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको कि क्या चीज़ होती है। CLS करो, कंपाइल करो, ओके, व्हाट हैपेंड? Okay, so just CLS I'll do, and I'll run the program like that. Okay. Oh, so sorry. I think so. I ran some other program. Let's CLS compile. What's the name of the program? Pointer array. Okay, there is some error. I forgot to give a bracket over here. So let's give a bracket. Let's save this again. Now I think so. I can, yeah, pointers and array.c. I run this program and now you can see that every time you're getting the value as 56. अब हर टाइम आपको वैल्यू 56 मिलेगा। तो दो चीज़ें मैंने तुम्हें दिखाई कि सिर्फ झांकना कैसे है आगे जाके, और दूसरी चीज़ ये दिखाई कि परमानेंट चेंज कैसे करना है। तो इतना तुमको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब एक काम करते हैं, p+2 तो कर दिया, मुझे वापस पीछे आना है और परमानेंटली वापस पीछे आना है। तो देखो यहाँ पे परमानेंटली वापस पीछे आना है तो p = p-2 कर दो। तो मैंने लिखा p = p-2। अब p = p-2 और p = p+2 में फ़र्क क्या होने वाला है? -2 का वो तो वैसे रहेगा, ये जो यहाँ है वापस से इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप हो जाएगा, तो उसमें से -8 हो जाएगा वापस से। -8 किया तो आप वापस से 100 पे पहुँच गए। 100 पे पहुँचने के बाद आप स्टार p करते हो तो वापस से आपको क्या मिलेगा? 99 मिलेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल S करो, यहाँ पे जाते हैं, CLS करते हैं, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। एक बार से रन किया और अब देखो यहाँ पे 99 मिला फर्स्ट टाइम। ये देखो, ये जो लाइन थी इसके पहले मैंने p = p+2 किया था। ये लाइन के बाद मैंने p = p-2 किया, वापस वैल्यू ऑफ स्टार p प्रिंट किया, तो वैल्यू ऑफ स्टार p मेरे पास 99 आया। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, एक कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है जो कि मैं तुम्हें एक्चुअल क्लासेस के टाइम पे पढ़ाऊंगा कि दो पॉइंटर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, क्या हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी पहली बात है। दो पॉइंटर्स को सब्सट्रैक्ट करने से क्या होता है, और फिर बाकी की चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एक्चुअल क्लास करेंगे अपना। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। एक बार हम लोग आगे का चीज़ देखते हैं, हमें और क्या करना है करके। पॉइंटर अरिथमेटिक मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ आज के लिए हम लोग देखेंगे, फंक्शन पॉइंटर क्या होता है करके, ठीक है। उसके पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फंक्शन पॉइंटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग रुक सकते हैं। फंक्शन पॉइंटर मतलब क्या चीज़ होती है? देखो, हम लोग हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम में अगर मेरे पास 10 से 12 फंक्शंस हैं जिनका कि फंक्शन सिग्नेचर सेम है। फंक्शन सिग्नेचर मतलब क्या रहता है? इसको बोला जाता है फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। आपका नाम, आपका पैरामीटर्स, इसको बोला जाता है फंक्शन सिग्नेचर। और फंक्शन पॉइंटर क्या रहता है? एक फंक्शन पॉइंटर हम लोग ऐसा बना देंगे जो कि किसी भी फंक्शन को पॉइंट कर सकता है जो कि सिमिलर टाइप के फंक्शन सिग्नेचर के हो। मतलब कि फन, गन, रन, सन, ऐसे मेरे पास 4 फंक्शन है सपोज, और वो चारों के चारों फंक्शन जो मेरे पास हैं उनका जो तरीका है, मतलब कि लिखने का सिग्नेचर जो है वो सेम है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, पहले इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। रन करने के बाद तुम देखोगे यहाँ पे कि मैंने कुछ तो भी अलग लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक फंक्शन लिखा है, और वो फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखा है। वो जो सिंटैक्स आपको मे बी अभी समझ में आए ना आए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे और एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन गन करके, ओके। फंक्शन गन मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि ये जो चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, इसको कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल V करते हैं, और यहाँ पे इसको गन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल तरीका है इसको रन करने का। क्या और होता, मैं सिर्फ फन लिखता और 2 ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये चीज़ रन हो जाती। बट हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है, क्यों किया है वो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और फिलहाल के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि फंक्शन पॉइंटर क्या होता है। तो एक बार वापस से बता देता हूँ। फंक्शन पॉइंटर मतलब क्या रहता है कि अगर मेरे पास 10 से 12 फंक्शन एक ही तरह के सिग्नेचर के हो
और अगर मैं सबको अलग अलग नाम से नहीं कॉल करना चाहता, मैं सबको एक ही नाम दे देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि कॉल करने से पहले मैं बस क्या करूँ, उसको पॉइंट करूँ और फिर जो सेम नाम है उसको यूज़ करके मैं उसको रन करना चाहता हूँ, तो मुझे फंक्शन पॉइंटर यूज़ करना बहुत आसान चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको ये किया, और ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है सेम चीज़ देखो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और सेम चीज़ मैं इसके बाद यहाँ पे रन करवाऊँगा। तो ये जो चीज़ है सेकेंड टाइम पे रन करवाएगी मेरे गन फंक्शन को, फर्स्ट टाइम पे रन करवाएंगी मेरे फन फंक्शन को। तो दैट इज द थिंग। इसको रन करके देखते हैं, देखते क्या आता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पर्सन डी लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जानबूझ के सेकेंड टाइम पे यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 1099 करके, ठीक है, या फिर 199 करके, तो हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगी क्या चीज़ प्रिंट हो रही है। ओके, या फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इन ऐसे लिखते हैं, इन फन इज, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है, कि कौन सा चीज़ कब रन हो रहा है। और यहाँ पे इसको सी करेंगे और यहाँ पे इसको वी कर देते हैं और इसको गन कर देते हैं। अब इसको रन करने से मज़ा आएगा। कंट्रोल एस करो इसको और फंक्शन पॉइंटर का प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं। तो GCC यहाँ पे हम लोग फंक्शन पॉइंटर करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। ओह, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे कोई एरर आया है। इट सेज फन पॉइंटर इक्वल टू एम्परसेंड गन, फन पॉइंटर वाज देयर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देयर इज अ एरर। लेट्स रिमूव दिस and let's do this. Let's see what happens. Okay, Control Z. Let's give it a different name just for time being. Let's give it a different name और इसको मैं गन पॉइंटर कर देता हूँ, ठीक है। या फिर अभी फिलहाल के लिए हम लोग पहले इतना ही रन करके देखते हैं, बाद में हम लोग ये चीज़ रन करेंगे। इसको कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे CLS कर लेते हैं और पहले इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं। रन करने के बाद सॉरी, पॉइंटर एंड एरेज रन हो गया। GCC फंक्शन, ग्रेट फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखते हो कि वैल्यू ऑफ ए इन गन इज, ये फन मेरा फन फंक्शन रन हो गया। अब इसी के जगह पे मैं इसको G कर देता हूँ और आप देखोगे कि गन फंक्शन रन हो जाएगा। गन फंक्शन कैसे रन होगा, यहाँ पे कंपाइल करते हैं, कंट्रोल C करो और इसको कंपाइल करो और इसको रन करो। रन करने के बाद देखोगे यहाँ पे, ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड, हमने चेंज किया या नहीं किया। कंट्रोल, इसको सेव नहीं किया हम लोगों ने, सॉरी, सेव नहीं किया था। उसको हम लोग CLS करेंगे, वापस से कंपाइल करेंगे और उसको वापस से रन करेंगे और देखो कि यहाँ पे अब तुम गन फंक्शन में एक चीज़ रन हुआ है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो दैट वाज द थिंग अबाउट फंक्शन पॉइंटर्स। फंक्शन पॉइंटर्स का आगे का चीज़ जो है वो हम लोग एक्चुअल जो क्लास जो हमारा कल से स्टार्ट होगा, जो कि जिसके पहले कि जो भी लोग फीस भरेंगे उसको मैं एडमिट करूंगा मेरे क्लास में गूगल क्लासरूम के अंदर, और जो भी चीज़ें होंगी, अब ये जो 2 वीडियोस हैं जो कि मैंने कल पढ़ाया और आज पढ़ाया, वो सारी की सारी चीज़ें जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, 2 वीडियोस। इसके बाद का कोई भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ एक जिस्ट जाएगा छोटा छोटा, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि क्या चल रहा है क्लास में करके। सिर्फ इतना ही चीज़ मैं डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, पूरा का पूरा कोर्स नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा है वो मैं आप एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। हम लोगों ने आज मेरी प्रेजेंटेशन में से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने देखा है। सो वी सॉ these all things today: declare an array, initialize an array, modify an array, accept and display an array, pointers and arrays, पॉइंटर अरिथमेटिक देखा। पॉइंटर अरिथमेटिक तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आया होगा, आई होप सो, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, प्लस माइनस वगैरह। और फिर एरेस के साथ हम लोगों ने जितना खेला आज, उससे तुम्हें एरे समझ में आ गया होगा। फंक्शन पॉइंटर का मैंने सिर्फ एक छोटा सा चीज़ बताया कि फंक्शन पॉइंटर यूज़ क्यों करते हैं करके, एक बार वापस बता देता हूँ। फंक्शन पॉइंटर सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हो एक ही तरह के सिग्नेचर के साथ, और आप चेंज करना चाहते हैं बार बार
एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की ओर, तो आप फंक्शन पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन पॉइंटर हम लोग यूज़ करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में जब हम लोग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। तो बाद में जब हम लोग लास्ट में कुछ एल्गोरिदम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो या फिर मशीन लर्निंग के हो, उस टाइम पे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसके पहले तुम्हें ग्राफ्स और ट्रीज ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम समझ में आएंगे। हम लोग बेसिक जरूर टच करेंगे इन दो चीज़ों का, क्योंकि अब ये ज़्यादा बूम में है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। मैं स्टॉप कर रहा हूँ सब कुछ।